नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आयत के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों में कुछ ऐसे भी प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते। देखिए, मैथ एक सरल सब्जेक्ट है। लोग इससे बिना कारण के ही डरते। मैथ को जितना बढ़िया आप समझने का प्रयास करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसको सरल कर सकते। किसी भी गणित के सवाल को अगर आपके समझने की क्षमता अच्छी हो गई तो गणित आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, 13 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई के कमरे में 75 सेमी चौड़ाई का कालीन 105 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत ज्ञात की। तो इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए। कालीन हमेशा बिछाया जाएगा तो कमरे के फर्श पे। मान लीजिए आपके पास कमरा है बेटा, इसकी लंबाई है 13 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर। अब इस कमरे पे 75 सेमी चौड़ा, 75 सेमी चौड़ा मतलब कोई भी कालीन होगा तो ये 75 सेमी इस तरह से चौड़ा होगा और इसी कालीन को यहाँ पर इस तरीके से लंबाई के माध्यम से या चौड़ाई के माध्यम से इस पूरे भाग पर चौड़ाई क्या है तो पहली पट्टी यहाँ बिछाएंगे, दूसरी पट्टी यहाँ बिछाएंगे, तीसरी पट्टी बिछेगी, चौथी पट्टी बिछेगी। और जब हम इस कालीन को खरीदेंगे तो ये पूरा चौड़े में रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होगी इसको हम पूरी तरह से इसमें सेट कर सकें। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, जो ये कमरे का क्षेत्रफल होगा उतनी ही क्षेत्रफल का ये आपका क्या होना चाहिए, कालीन। और वो अलग बात है कि हम इसके अलग अलग टुकड़े करके इस तरीके से बिछाते जाए। जहां कालीन बिछाने के लिए आपको कहे लंबाई चौड़ाई आपको आयत का मालूम हो और जो कालीन हो उसकी चौड़ाई मालूम हो या लंबाई मालूम हो और उसमें आपसे लंबाई पूछे या चौड़ाई पूछे, तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और कमरे के क्षेत्रफल में जो कालीन की लंबाई या चौड़ाई दी जाएगी उससे भाग देंगे तो हमें लंबाई या चौड़ाई मालूम हो जाएगा। जब लंबाई या चौड़ाई हमें मालूम हो जाएगा तो हम आराम से उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि 105 रुपए प्रति मीटर की दर बिछाने की लागत, मतलब हमें यहाँ पर कालीन की लंबाई और कालीन का कुल खर्च ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ होगा कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 13 और चौड़ाई है 9 मीटर, तो 13 नौइयां 117 वर्ग मीटर। हमें कमरे का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब कालीन की चौड़ाई दी गई है कितना भाई, 75 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे कालीन की चौड़ाई, कालीन की है 75 सेमी। अब देखिए क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग मीटर में आया और जो कालीन है उसकी चौड़ाई 75 सेमी दी गई। तो हमें इस कालीन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में भाग देना होगा, लेकिन हम भाग तभी देंगे जब क्षेत्रफल का मात्रक और कालीन की चौड़ाई का मात्रक दोनों समान होंगे। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से भाग होगा तो ये आ जाएगा 0.75 मीटर। अब उसके बाद लिखेंगे कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई होगा कमरे का क्षेत्रफल मतलब 117 बटे चौड़ाई। कालीन की चौड़ाई कितनी दी गई है 0.75 मीटर का दशमलव खत्म करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से हम जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,700 बटे में 75। 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25,
5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 0। और फिर 15 एकम 15, यहाँ कटाइए 15 एकम 15, बचेगा कितना 8 और 4, तो 15 84, 15 पचे 75, 3 से आप कटाइए, से कटा करके छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ आ जाए। 3 पचे 15 और 3 सते 21, 2 बचा, 3 अठे 24, 0। अब 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2 और 8, 5 पचे 25, 5 छक 30, बराबर आ जाएगा 156 मीटर। मतलब जो इसमें कालीन लगेगा 75 सेमी चौड़ा, इस पूरे कमरे के फर्श में बिछाने के लिए टोटल उसकी लंबाई होगी 165 मीटर। 165 मीटर ये कालीन लंबा होगा, तो हम इसको काट करके इस कमरे में पूरी तरह से बिछा सकते। तो अब यहां पर बताया है कि इसकी लागत क्या होगी। तो 1 मीटर का खर्च बताया है 105 रुपए, तो भाई 156 मीटर का खर्च क्या होगा। तब यहां लिखेंगे कालीन का खर्च, कालीन का बराबर हो जाएगा 156 गुणे 105। अब 156 में 105 का गुणा कर लीजिए, 156 गुणे 105, तो 5 छक 30, 5 पचे 25, 28, 5 एकम 5, 2 7, 2 0 0। फिर हो जाएगा अगला 6 5 1, गुणा करिए 0, 8 7 6 13, 5 1 6 1। टोटल खर्च हो जाएगा इसका कितना 16,380 रुपए। तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे उनको सरल करने का यही तरीका है कि आयत जो आयताकार होगा उसका पूरा क्षेत्रफल निकालिए, और जो कालीन बिछाने के लिए बोला है उसमें या तो आपको कालीन की लंबाई देगी, सॉरी अधिकतर तो इसमें खर्च पूछने के लिए चौड़ाई ही देगा। तो आपको जो आयत रहेगा उसके क्षेत्रफल में से कालीन की चौड़ाई से क्या करना होगा, भाग करना होगा। कालीन की चौड़ाई से भाग करेंगे तो कालीन की लंबाई मालूम हो जाएगी, और जब कालीन की लंबाई मालूम हो गया तो उसका हम खर्च निकाल सकते। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेमी चौड़ाई की कालीन बिछाने की लागत 80 रुपए प्रति मीटर की दर से 19,200 है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है प्रश्न उसी तरह का, लेकिन इसमें अब आपको खर्च भी दे दिया कि कमरे में जो कालीन बिछाया गया है उसका खर्च है 19,200, और कालीन का जो खर्च है प्रति मीटर वो है 80 रुपया, और कमरे की लंबाई दी गई है और कालीन की चौड़ाई दी गई है। लेकिन आपको कमरे की चौड़ाई नहीं मालूम है, तो यही हमें पूछा है कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए, कुल खर्च कितना दिया है 19,200 रुपए, और 1 मीटर का खर्च है 80 रुपए। तो अगर हम 19,200 रुपए में हम 80 से क्या करें भाग दे दे, तो हमें क्या मालूम होगा, कालीन की लंबाई। और जब कालीन की लंबाई मालूम हो गया तो कालीन की चौड़ाई से कालीन की लंबाई में हम गुणा करेंगे तो हमें कमरे का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, और जब कमरे का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो कमरे का हमें लंबाई मालूम है, तो हम कमरे की चौड़ाई ज्ञात कर सकते। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई बराबर हो जाएगा, कुल खर्च है 19,200 बटे 1 मीटर का खर्च है 80 रुपया। 1 0 से 1 0 कटा भाई, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, बराबर आ गया 240। ये जो 240 मीटर है यही क्या है, कालीन की लंबाई है। और यहां पर आपको कालीन की चौड़ाई दी गई है कितनी, 75 सेमी। तो अब आप ऐसे समझिए, कालीन की लंबाई मालूम है
कालीन की चौड़ाई मालूम है और इसी कालीन को 15 मीटर लंबे कमरे में क्या करना है, बिछाना है। तो जो कालीन का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, कालीन का क्षेत्रफल निकालें। कालीन का जब क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो ये कालीन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर। तो जब कमरे का क्षेत्रफल हमें बराबर मालूम हो गया और कमरे की लंबाई मालूम है तो हम उसका चौड़ाई ज्ञात कर सकते। तब अब हम यहाँ पहले निकालेंगे क्या, कालीन की चौड़ाई। कालीन की चौड़ाई यहाँ पर भाई है आपके पास 75 सेमी। तो ये सेमी में है तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कालीन का क्षेत्रफल। कालीन का क्षेत्रफल बराबर 240 गुणे 0.75 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 75 गुणे 24 कर लीजिए, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 2 30 गुणे 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, यहाँ हो गया 0 0 5 3 8 1 और 2 अंक पर क्या हो जाएगा, दशमलव, 1 0 उसका बढ़ेगा। पहले यहाँ लिख लेंगे 1800 और 1 0 ये 240 वाला और यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, मतलब आ जाएगा 180 वर्ग मीटर। ये कालीन का क्षेत्रफल आया। और जब आपको कालीन का क्षेत्रफल मालूम है तो भाई ये देखिए कमरा है, इस कमरे में ही कालीन बिछाया जाएगा। तो जो कालीन बिछाया गया है इसका क्षेत्रफल इस कमरे के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कालीन का क्षेत्रफल। और आपको कमरे की लंबाई मालूम है कितना, 15 मीटर। तो जब क्षेत्रफल मालूम हो गया तो हम चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। तब यहां लिखेंगे कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल 180 बटे कमरे की लंबाई दिया गया है कितना, 15 मीटर, 15। अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 12 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और प्रश्नों को जितना गहराई से आप समझेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आप उसको हल करते चले। आगे आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि ₹24 प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाने की कुल लागत ₹9,600 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। सवाल को पहले फिर से देखिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, बाड़ लगाने की दर है 24 रुपया प्रति मीटर और कुल उसमें बाड़ जो लगाएंगे तो उसका खर्च बताया है कितना, 9,600। तो आप अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अनुपात जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है इसको वहीं छोड़ दीजिए। पहले आप ये समझिए कि जो आयताकार भूखंड है इसके चारों ओर क्या लगेगा, बाड़। और जो बाड़ लगेगा तो ये इस आयताकार भूखंड का क्या होगा, परिमाप होगा। और परिमाप में ही 24 रुपए का गुणा करने पर ये टोटल खर्च आएगा। तो इस खर्च में हम 24 से क्या करें, भाग दे दे तो हमें इस आयताकार भूखंड का क्या मालूम हो जाएगा, परिमाप। और जब परिमाप मालूम हो गया और आपके पास भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है तो इसके साथ हम एक नियतांक लेकर के आराम से नियतांक का मान निकाल लेंगे और उस नियतांक के सहारे हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। कैसे, आइए देखते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूखंड का परिमाप। भूखंड का परिमाप बराबर कुल खर्च कितना है, 9,600 बटे 1 मीटर का खर्च है 24। तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 0, फिर 6 एकम 6,
चौक 24 जी 400 मीटर। परिमाप आपके पास मिल गया कितना भाई? 400 मीटर। अब जब परिमाप मिल गया तो यहाँ इसकी लंबाई का अनुपात दिया गया है 5:3। तो इस अनुपात में हम एक नियतांक ले लेते हैं, तो L बराबर हो जाएगा 5x और B बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 3x। अब परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, परिमाप आपने कितना निकाला? 400। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0, और लंबाई आपने कितना माना भाई? 5x प्लस चौड़ाई है हमारे पास 3x बराबर 200। अब 5 में 3 जुट जाएगा तो 8x बराबर कितना? 200। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, x बराबर आपके पास आ गया 25। मतलब हमने लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में जो नियतांक लिया था उसका मान आया 25। अब नियतांक का जब मान आ गया तो हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर हो जाएगा 5x, यहाँ होगा 5 गुणे 25 और 25 पंचे 125। चौड़ाई हमारे पास होगा कितना? 3x, मतलब 3 गुणे 25 और 25 तिया हो जाएगा 75। चलो बेटा, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? हमारे पास अगला प्रश्न है 10 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 5 मीटर ऊंचे हाल में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात की। भाई ये इसको सवाल को पहले ध्यान से समझिए। 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, मतलब ये जो है ये हमारे पास है वर्गाकार। अब यहाँ ऊंचाई भले से दिया गया है, तो जो इसमें खंभे की लंबाई होगी वो किस तरह से निकालेंगे? तो ये 10 मीटर लंबा है और ये कितना है? चौड़ाई भी इसका 10 मीटर है। अब इसमें जो सबसे बड़ा खंभा रखा जाएगा वो कैसे रखा जाएगा? तो बड़ा खंभा हम लंबाई के सारे रखेंगे तो 10 ही आएगा, ये बराबर होगा। इधर भी रखेंगे तो 10 ही आएगा। लेकिन अगर हम इस कोने से इस कोने के बीच में रखें तो ये इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। तो हमें इसी विकर्ण को क्या करना है? निकालना है। तो ये वर्गाकार है भाई, तो वर्गाकार के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? भुजा गुणे करणी में 2, यही होगा। तो यहां हो जाएगा सबसे बड़े खंभे की लंबाई, सबसे बड़े खंभे की लंबाई बराबर, भुजा इसका कितना है भाई? 10 मीटर लंबा है, तो यहां 10 और करणी में 2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ओहो एक मिनट। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझ। ये कमरा है भाई, यहां हमने गलत आपको बता दिया, सॉरी इसके लिए। मैं सोचा आयत के लिए बोला है। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब कमरे में रखा जाएगा, तो जब कमरे में कोई भी आयताकार कमरा हो या वर्गाकार कमरा हो, उसमें ये समझिए इसकी लंबाई चौड़ाई ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये 10 मीटर भाई लंबा है और यहाँ 10 मीटर चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई भी दी गई है कितनी? 5 मीटर। और उसमें रखा जाना है क्या? एक बड़ा सा खंभा जो सबसे बड़ा होगा। तो इस कोने से लेकर के कमरे की ऊंचाई के ऊपर के कोने से, मतलब कमरे के जो आधार होगा, जो फर्श होगा, फर्श के कोने से कमरे के छत के कोने से इस तरीके से रखा जाएगा। आप समझिए इशारा। जैसे हमारे पास कोई कमरा है तो कमरे के फर्श पर रखेंगे, तो कमरे का फर्श ये होगा और इसके कोने से ही हमें क्या करना है? यहाँ कोने से छत के इसके अपोजिट साइड वाले कोने तक रखना है, तो इस तरीके से जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होगा बेटा? कमरे का विकर्ण होगा। तो जो कमरे के विकर्ण की लंबाई होगी वही सबसे बड़ा क्या होगा? खंभा। तब यहां निकाल लो, खंभे की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? कमरे के विकर्ण की लंबाई। तब यहां निकाल लेते हैं कमरे का विकर्ण। कमरे का
विकर्ण। तो कमरे का विकर्ण होता है भाई अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फार्मूला अगर नहीं आपको पता होगा तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला अक्सर पूछे जाएंगे प्रश्न में। तो यहां हो जाएगा लंबाई का मात्रक, और लंबाई है हमारे पास 10 का वर्ग, चौड़ाई है 10 का वर्ग और ऊंचाई है 5 का वर्ग। तो यहाँ 100 200 और 200 प्लस 25, तो यहाँ हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 मीटर। अर्थात इस कमरे में 15 मीटर लंबाई का सबसे बड़ा क्या रखा जाएगा? खंभा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार का है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार का है। यदि तार को पुनः मोड़ करके, मतलब तार है उसकी कुछ न कुछ लंबाई है, लेकिन तार को मोड़ करके 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। तार की कुछ न कुछ लंबाई होगी, तो इसको मोड़ करके 10 सेमी भुजा वाला एक क्या बना दिया गया? वर्ग बना दिया गया। और फिर बोल रहा है यदि तार को पुनः मोड़कर 12 सेमी लंबाई का आयत बनाया जाए, मतलब इसी तार को पुनः खोल करके ये जो 10 सेमी लंबाई का वर्ग बनाया गया, तो यहां वर्ग न बना करके हमने क्या किया? इसको एक आयत के रूप में बना दिया। जैसे आपके पास कोई भी तार होगा, लंबाई क्या तार होगा, उसको हम नाप करके एक वर्ग में बनाए थे, और उसको पुनः क्या करेंगे? मोड़ करके, मतलब उसको पुनः मोड़ करके वर्ग से क्या बना दिए? आयत। ठीक, आगे बोल रहा है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। किसकी? आयत की। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है और कितनी? तो अब इसके लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। वही है, तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो 10 सेमी इधर है, 10 सेमी इधर, 10 सेमी इधर, 10 सेमी इधर, तो जो तार का परिमाप होगा, मतलब इस जो तार से बनाया गया वर्ग होगा, उसका जो परिमाप होगा वो तार की कुल लंबाई के बराबर होगा। और उसी लंबाई से मोड़ करके वर्ग न बना करके क्या बना दिया? आयत। और जो आयत बनाया तो उसकी लंबाई है 12 सेमी। तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? भाई इस वर्ग का जो परिमाप होगा वही परिमाप तो इस आयत का भी होगा, क्योंकि जिस तार से ये वर्ग बनाया गया है उसी तार से ये हमारा आयत भी बनाया गया है। तो तार की लंबाई मतलब इस वर्ग का परिमाप, तो इसके परिमाप निकालें और इसका परिमाप किसके बराबर होगा? आयत के परिमाप के बराबर होगा। और जब आयत का परिमाप हमें मालूम हो जाएगा तो आयत की लंबाई दी गई है, उसकी मदद से हम आयत की क्या निकाल लेते हैं? चौड़ाई। आइए कैसे? तब यहां हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर होगा कितना? 4 गुणे 10, क्योंकि 4 भुजाएं, यहाँ 4 दहा में 40। और यह किसके परिमाप के बराबर होगा? इस आयत के परिमाप के बराबर। तो वर्ग आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर किसके होगा भाई? वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप आया है 40, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है बेटा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और यहां हो जाएगा 40। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, और आयत की लंबाई कितना बताया? 12। तो यहां हो जाएगा 12 प्लस चौड़ाई बराबर 20। 12 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो B बराबर आ जाएगा कितना? 8। मतलब इस आयत की चौड़ाई हो जाएगी कितनी भाई? 8 सेमी। आयत की चौड़ाई भी मालूम हो गया, तो हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात कर लिए। तो अब आगे देखिए, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है और कितना?
तो कौन सी आकृति सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्रफल घेरेगी? तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर किसका क्षेत्रफल निकाल लें, आयत का क्षेत्रफल। तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा ज्यादा जगह घेरेगी और जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो कम जगह घेरेगी, और दोनों जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे तो हमें वो कितना अधिक ले रहा है ये पता हो जाएगा। तो हम इसके लिए निकालेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 10 गुणे 10 या गुणे भुजा, तो 10 दहम्मा हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, और सॉरी वर्ग सेमी की लंबाई इसकी किसमें, सेमी में है। और फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई आयत की लंबाई है 12, चौड़ाई है कितना 8, और 12 अट्ठे हो गया 96 वर्ग। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी आ रहा है और आयत का क्षेत्रफल आ रहा है 96 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, वर्ग का। तो सबसे ज्यादा जगह कौन घेरेगा, वर्ग घेरेगा। कितना घेरेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना भाई 100 माइनस 96 बराबर 4 वर्ग। ठीक, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक गोदाम 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दीवारों और छत पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने की लागत ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, ये एकदम आसान है। कैसे, यहां पर केवल यही चीज आप समझिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो दिया गया है, रहने दो उसको साइड छोड़ दो। इसकी चारों दीवारों, तो चारों दीवारों को कलर करेंगे तो 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और छत पर भी उसको कलर करना है, सफेदी करना है। तो छत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो गोदाम है गोदाम की लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोनों को जोड़ करके आप निकाल सकते हो इस खर्च के हिसाब से। तो हम सबसे पहले निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भाई 2 कोष्टक में लंबाई हो गया 50, चौड़ाई हो गया 40 और ऊंचाई हो गया 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 गुणे 50 और 40 90। अब यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, 1800 वर्ग मीटर। ये तो दीवार का क्षेत्रफल आया। तो दीवार का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब बोल रहा है छत को भी कलर करना है, सफेदी करना है, तो हमें छत का क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा। तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए गोदाम की लंबाई गुणे गोदाम की चौड़ाई। तो यहां हो जाएगा छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई लंबाई कितना है 50, चौड़ाई है 40 और 5 चौका 20, 2 जीरो और बढ़ जाएगा 2000 वर्ग मीटर। अब निकाल लीजिए कुल क्षेत्रफल। मतलब कुल क्षेत्रफल का मतलब दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो 1800 प्लस 2000 ये हो जाएगा 3800 वर्ग मीटर। अब आपको कुल क्षेत्रफल कितना सफेदी करना है 3800, और 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 रुपया। तो 3800 का खर्च हो जाएगा। यहां लिखेंगे सफेदी का खर्च बराबर हो जाएगा भाई कितना 3800 गुणे 20। तो 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 73,000 रुपए। इस तरह के भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है। कमरे की चौड़ाई 10 मीटर और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 4 मीटर है। कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तो एकदम आसान है, सीधी सी बात। कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। हमसे पूछा क्या है, लंबाई।
आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 168 मीटर स्क्वायर। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भाई, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 168। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। लंबाई हमें नहीं मालूम है, चौड़ाई मालूम है कितना भाई 10 मीटर, और ऊंचाई हमें मालूम है कितना भाई 4 मीटर, बराबर कितना हो गया 84। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे तो उधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहां बचा L प्लस 10 बराबर 21, और L बराबर, तो 21 में 10 उधर जाकर के पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, तो 21 में से 10 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना 11 मीटर। कमरे की लंबाई कितना हो गया भैया 11 मीटर। ठीक, चलिए अब इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, अब वहां पर चौड़ाई और ऊंचाई दिया था, अब इस प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो कमरे की ऊंचाई पूछ लिया है। कोई बात नहीं है, सेम वही फार्मूला यूज करो, दो ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच बराबर 77। अब 2 इस तरफ किस रूप में है, गुणे के रूप में। इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। लंबाई आपको पता है कितना 7.5, चौड़ाई आपको पता है 3.5। तो एक काम करो, 2 को अभी यहीं रखो, यहाँ हो जाएगा 7.5 प्लस 3.5 गुणे h बराबर 77। भैया 2 गुणे 7.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, गुणे कितना ऊंचाई बराबर हो जाएगा 77। अब h बराबर हो जाएगा 77 बटे 2 गुणे 11, 11 कम 11, 11 सते 77। h बराबर हो जाएगा 7 बटे 2, 7 में 2 से भाग करके दशमलव में बदलेंगे, ये हो जाएगा 3.5 मीटर। भैया इसमें ऊंचाई कमरे की कितनी मालूम हो गई 3.5 मीटर। बहुत आसान होता है, केवल आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ो, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया तिबारा पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक आपके दिमाग में प्रश्न के अनुसार फिगर न बन जाए। मतलब उसका जब आकृति बना करके सीख जाओगे तो आराम से प्रश्न को हल कर सकते। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। चलो रहने दो यहीं पे इसको। यदि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, भैया न लंबाई दिया न चौड़ाई दिया, बल्कि ये बता दिया कि लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है दुगुनी है, और ऊंचाई है 4 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, ये सब तो चुटकियों का खेल है। तो हम एक काम करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। मान लीजिए चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई क्या होगा चौड़ाई का दुगुना है, तो लंबाई हो जाएगी 2x। तो यहाँ b बराबर आपने मान लिया x, और तो l बराबर हो जाएगा 2x। लंबाई भी मालूम हो गया, चौड़ाई भले से अज्ञात में संख्या में मालूम है, कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। और ऊंचाई कितना दिया है भाई h बराबर आपके पास 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच बराबर हो गया कितना 120 मीटर। तो लंबाई है हमारे पास कितना 2x, चौड़ाई है हमारे पास x, और ऊंचाई है 4 बराबर 120। 4 दूनी 8, 8 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3x बराबर 120, 8 3 24x
बराबर आ गया आपके पास 120, x बराबर हो गया 120/24, x बराबर हो जाएगा कितना भैया 12 एकम 12 जीरो और 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर आ गया 5। मतलब जो हमने माना था वो पता चल गया। तो यहाँ चौड़ाई b बराबर हो गया 5 मीटर और लंबाई l बराबर हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुणे 5 और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो यहाँ 10 मीटर कमरे का लंबाई भी मालूम हो गया और कमरे का चौड़ाई भी मालूम हो गया। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो कमरे का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 5 और 5 दहम्मा 50 वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न पकड़ते हैं। अगला प्रश्न है एक कमरा 8.5 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा और 3.4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे, अरे वाह, 2 दरवाजे जिनमें से प्रत्येक की माप 1.5 मीटर और 1 मीटर और 2 खिड़कियां जिनमें से प्रत्येक की माप 2 मीटर गुणे 1 मीटर है। इसकी चारों दीवारों को रुपए 160 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई अब यहां आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, एक कमरा है जिसकी लंबाई 8.5 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 3.4 मीटर है और इसके दीवारों को क्या करना है, रंगना है। रंगना मतलब सफेदी करना है या उसमें कलर लगाना है। तो वह कलर लगाने का दर दिया गया है, लेकिन उसमें समस्या यह है कि इस कमरे में ही 2 दरवाजे हैं जिनमें से प्रत्येक दरवाजे की लंबाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है भाई 1 मीटर। तो जब दीवार को कलर करेंगे तो दरवाजे को तो कलर नहीं करेंगे। फिर 2 खिड़कियां भी हैं जिनकी लंबाई है कितना 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, तो खिड़कियों को भी नहीं रंगा जाएगा। तो दरवाजे और खिड़की को नहीं रंगा जाएगा तो क्या उसका पेमेंट किया जाएगा? अभी नहीं किया जाएगा। तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद दोनों दरवाजों का क्षेत्रफल निकालें और दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालें। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा दें तो केवल वही दीवार का क्षेत्रफल बचेगा जिसको हमें रंगना है। और उसका जब क्षेत्रफल मालूम हो गया तो हम 160 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरा खर्च निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देख। L बराबर आपके पास है कितना भाई 8.5, चौड़ाई है हमारे पास 6.5 और ऊंचाई है हमारे पास 3.4 मीटर। तो हम निकाल लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो ब्रैकेट में L का मान है 8.5 गुणे बी प्लस बी का मान है 6.5 और ऊंचाई है भाई 3.4। 3.4 में 2 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 6.8 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8 6 14 1 15, मतलब ये आ जाएगा 15। अब 15 अट्ठे 120, हाथ में आया 12 और 15 छक्का 90, 90 और 12 कितना हो जाएगा 102। एक अंक पे 10, ये आ जाएगा 102 वर्ग मीटर। ये आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और इसी क्षेत्रफल में 2 दरवाजे हैं और 2 खिड़कियां हैं, तो दोनों दरवाजों और दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर दरवाजा कितना है भाई 2 गुणे
तो दरवाजे की लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1, गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 3 वर्ग मीटर। अब खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल लो, बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना भाई, खिड़कियां कितनी है 2, और एक खिड़की की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो 2 खिड़की गुणे एक खिड़की की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, तो 2 दूनी 4 और 1 4 एकम 4 वर्ग मीटर हम जोड़ने जा रहे हैं। अब खिड़की का क्षेत्रफल मालूम हो गया, दरवाजे का क्षेत्रफल मालूम हो गया, तो इन दोनों क्षेत्रफलों को इस पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हटा देंगे। तब यहां लिखेंगे रंगने योग्य दीवार का क्षेत्रफल। रंगने योग्य का क्षेत्रफल भैया पूरे दीवार का क्षेत्रफल है 102 वर्ग मीटर, में से दरवाजे का क्षेत्रफल और खिड़की का क्षेत्रफल, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, हटाइए 12 में से 7 घट जाएगा भैया, बचेगा 5 और 9, तो 95 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा बताया है 160 रुपए, तो 95 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा। अब यहां लिखेंगे रंगने का खर्च बराबर रंगने का 95 वर्ग मीटर गुणे 1 वर्ग मीटर का खर्च बताया है 16 और 160, 16 पंचे 80 में 0 और 16 नवैया 144, और 144 प्लस 8 कितना हो जाएगा 152, और 1 0 इसका टोटल खर्च हो जाएगा भैया 15,200 रुपया। ठीक, चलिए अब तो हमें लगता है कि आगे का सवाल नहीं है। जी हाँ, अब आगे सवाल हमारे पास नहीं है। तो आज आयत से संबंधित जिस तरह के प्रश्न खास करके कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं 9वीं 10वीं तक जो आयत से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न बनते हैं, हमने उनको कवर किया है। ठीक है, अब हम आयत के क्षेत्रफल के बाद अगले टॉपिक को पकड़ेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद हम आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिएगा। अब हम अगली क्लास में साधारण ब्याज से शुरू करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज तक आपको ले जाएंगे। उसमें हम सरल से सरल और कठिन से कठिन प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो या हमारा ये मुहिम पसंद आ रहा हो तो अन्य लोगों तक पहुंचाने की कृपा जरूर करें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।